हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो अपन काफ़ी दिनों से कॉमर्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बात कर रहे थे और कई कान भी पक गए होंगे आपके कि रोज़ हम लोग कॉमर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो आज थोड़ा सा हम लोग इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ेंगे, थोड़े बचपन के दिनों को याद करेंगे हम लोगों ने जो पढ़ा था पहले इन्वायरमेंटल साइंस के नाम पे। अब हो सकता है आपके दिमाग में ये डाउट हो, सर ये तो कॉमर्शियल स्टडीज़ का लेक्चर है ना, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो ऐसा नहीं है, आज का जो चैप्टर है वो कॉमर्स से रिलेटेड तो है, नो डाउट। बेसिकली नॉट एग्जैक्टली कॉमर्स, बट हाँ हमारे इन्वायरमेंट को लेकर के, क्योंकि जब हम लोग बिज़नेस करते हैं तो उसका कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट में एक पॉजिटिव, समटाइम्स नेगेटिव, या फिर बोल लो ज़्यादातर नेगेटिव बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, राइट। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हमारा आज का या फिर इस पूरे सिलेबस का, कॉमर्शियल स्टडीज़ क्लास 10 आईसीएसई बोर्ड का पूरे सिलेबस का आखिरी चैप्टर, जिसका नाम है स्टाविंग फॉर अ बेटर इन्वायरमेंट। ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे, कैसे बिजनेसेस के कारण हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुँच रहा है। आप देखते होगे हमारे यहाँ एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ठीक है, लैंड डिग्रेडेशन होता है, हमारे सॉइल की इनफर्टिलिटी बढ़ रही है, राइट। तो ये जितने सारे इश्यूज़ है, साउंड पोल्यूशन, हर एक चीज़, उस सब के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे कि हमारे इन्वायरमेंट को हम लोग कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, एक अच्छा इन्वायरमेंट कैसे हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, पढ़ेंगे तो काफ़ी ज़्यादा ऐसा मत समझना ये चैप्टर बेकार है, वही आता है, ऐसा नहीं है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमें इस चैप्टर को पढ़ के सिविक सेंस डेवलप होता है, हमें समझ में आता है कि हमें अपने इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करने की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पढ़ाना, मतलब मैं पढ़ाना स्टार्ट करूँगा और आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। वी ऑल लिव इन द इन्वायरमेंट, बेटा हम सब इन्वायरमेंट में रहते हैं, हम लोग वातावरण में रहते हैं, बट द स्टेट ऑफ द नेचुरल इन्वायरमेंट इज़ आवर कंट्री। ठीक है ना। मतलब क्या होता है कि हमारा जो नेचुरल इन्वायरमेंट इन आवर कंट्री इज़ अ मैटर ऑफ अ ग्रेव कंसर्न। आज हमारे देश का जो इन्वायरमेंट है बहुत ज़्यादा, बोलते हैं ना, जैसी स्थिति है हमारे देश के इन्वायरमेंट की, ये बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक हो गया है। Various type of pollution and overuse of wasteful use of resources by the people have caused the degradation of environment। कहीं ना कहीं देखो कि हम लोगों ने इतने पोल्यूशन करे हैं, इतने चीज़ों को ओवर यूज़ किया है, ठीक है ना, या फिर वेस्टफुल यूज़ किया है। कई लोगों को देखोगे पानी यूज़ करते हैं हम लोग, पानी गिराते रहते हैं। पानी सबसे बेटर गुड्स अच्छा एग्जाम्पल है। पानी को हम लोग नल खोला छोड़ देते हैं, पानी गिरता रहता है, या पानी को हम लोग बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं। जितनी पानी की ज़रूरत नहीं थी उससे ज़्यादा पानी हम लोग कई चीज़ों पे यूज़ करते हैं, वो भी फ्रेश वाटर, जो कि आपको पता है बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं कि वर्ल्ड में जितने भी पानी है उसमें से सिर्फ 1% से भी कम जो पानी है वो ड्रिंकेबल वाटर है, मतलब फ्रेश वाटर के कैटेगरी में आता है। बाकी 99% जो पानी है वो पीने लायक ही नहीं है, वो सॉल्टेड वाटर है और आप उसे पी नहीं सकते हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने जो वाटर को ओवर यूज़ करा है, वेस्टफुल यूज़ किया है, इसका बहुत बड़ा परिणाम हमें देखने को मिल रहा है। कई हमारे देश में ऐसे गांव है, ऐसे जगह है जहाँ पे अब पानी बचा ही नहीं है। लोग गांव छोड़ के, उस कस्बे को छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पानी अब नहीं है। ठीक है, आपको पानी को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो मतलब फ्यूचर को देख के प्रिडिक्ट करते हैं कि अगला क्या होगा, तो अगला वॉर किस चीज़ को लेकर के हो सकता है। तो उन्होंने बार बार प्रिडिक्शन करी है कि बेटा अगला वर्ल्ड वॉर जो 3 होगा वो केवल और केवल पानी के लिए होगा, क्योंकि पानी हमारे पास बचेगा ही नहीं। फ्रेश वाटर की कीमत बहुत ज़्यादा है। ठीक है, human being and other living creature can never be healthy and happy without the conservation and restoration of the natural resources। मतलब जो ह्यूमन बींग है या फिर कोई भी लिविंग क्रिएचर है, जन जानवर जो भी हैं, वो कभी भी सुखी और बोलते हैं ना खुश रह ही नहीं सकते बिना नेचुरल रिसोर्सेज के। मतलब हमारे पास इन्वायरमेंट जितनी प्योर होगी, हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज जितने अच्छे होंगे, वो उतना ही हम लोग खुश और हेल्दी रह सकते हैं। अगर मान लो पानी ही नहीं रहेगा तो हम लोग पिएंगे क्या? जब पिएंगे नहीं तो क्या हमारा जीना पॉसिबल होगा? नहीं होगा। इवन केवल हम ही लोग नहीं बेटा, जानवर, वो तो बेचारे मासूम है, उनका तो कोई गलती भी नहीं है, वो तो बेमतलब में मरेंगे। ठीक है, तो उसके लिए जिम्मेदार केवल हम इंसान हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा सीवियर और ऐसा चैप्टर जो आपको आईना दिखाएगा। देखो अभी तुम लोग देश के भविष्य और मैं देश का वर्तमान हूँ, समझ में आ रहा है? आई एम प्रेजेंट और यू आर फ्यूचर, राइट। हम दोनों को समझना पड़ेगा कि हम अपने देश के जो इन्वायरमेंट है उसको कैसे प्रिजर्व करें। हम लोगों के अंदर ये सिविक सेंस होनी चाहिए। हमारे देश में देखोगे लोगों के अंदर सिविक सेंस नहीं है। सिविक सेंस का बेसिक मतलब क्या होता है? लोगों को कॉमन सेंस जो बोलते हैं ना, कहाँ पे क्या बिहेवियर रखना चाहिए। मैं देखता हूँ बहुत लोगों को पेड़ काट देते हैं। अभी जैसे दिवाली का समय आएगा ना, देखोगे लोग पेड़ काट काट के उसके जो अशोक के पत्ते होते हैं उसको बेचेंगे सजावट के नाम पर, और लोग खरीदते यूज़ करते हैं। क्यों खरीदना है तुम्हें? अगर तुम खरीदोगे तो वो काटेंगे ना पेड़। अब जो पेड़ काटेंगे तो क्या तुम्हें लगता है वो पेड़ से उगाने वाले हैं फिर से? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं उगेगा वो पेड़।
मैं कभी भी इस टाइप के प्रोडक्ट को नहीं बाय करता जो पेड़ को नुकसान करके आता है। पानी वेस्ट हम लोग करते हैं, पानी को वेस्ट ना करें। देखते हैं लोग गाड़ियों को धोने में, अपने जैसे लेडीज़ होती हैं तो बालकनी को धोने में फ्रेश वाटर खाली वेस्ट कर रहे हैं, हम लोग वेस्ट कर रहे हैं। तो ये क्या होता है, ये तो गलत है ना। तो हम लोग क्या करें, इस वेस्टेज को कंट्रोल करें। हम लोग जहाँ पर ज़रूरत नहीं है पानी वेस्ट करने की, वहाँ पे बिल्कुल भी पानी को वेस्ट ना करें और पानी को हम लोग रिसाइकल करें, ठीक है ना। हम लोग वाटर जो बोलते हैं ना, हम लोग वाटर को रिसाइकल करें जितना कर सकते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को बचाएं। हम लोग बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन क्रिएट ना करें। हम लोग को पेड़ बहुत ज़्यादा लगाने चाहिए, साउंड पोल्यूशन नहीं करना चाहिए, हमें वाटर को प्रिजर्व करना चाहिए, ठीक है। सॉइल को प्रिजर्व करना चाहिए, क्योंकि सॉइल अच्छे रहेंगे तभी तो वो फर्टिलिटी रखेंगे, तो खाना उगाएंगे। नहीं तो खाना नहीं उगेगा तुम क्या खाओगे, खाना हमारे पास होगा ही नहीं तो हम लोग एक दूसरे को खाएंगे, नहीं खाएंगे, हमारा जीवन फिर सक्षम नहीं होगा, फिर हम लोग एक ना एक दिन जरूर से मर जाएंगे, ठीक है। तो ये बात है। कंजर्वेशन इज अ प्लान मैनेजमेंट। कंजर्वेशन का मतलब बचाना है, ठीक है ना, इन्वायरमेंट को बचाने की बात हो रही है। तो यहाँ पे एक प्लान मैनेजमेंट होता है हमारे सराउंडिंग में, जो हम लोग जो हमारे नेचर को एक्सप्लॉयट होने से, उसको बर्बाद होने से बचाने के लिए करते हैं। ये एक बहुत ही वाइज मैनेजमेंट है, मतलब सूझबूझ से बड़ा हुआ काम है, जिसमें हम लोग प्रिजर्वेशन को लेकर के, मेंटेनेंस को लेकर, सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज को लेकर के बात करते हैं, ठीक है। रिस्टोरेशन मीन्स रिक्रिएशन। रिस्टोरेशन का मतलब क्या, जो चीज़ बिगड़ गया है उसको वापस से रिक्रिएट करना, वापस से रीस्टेट करना। मतलब पेड़ कट रहे हैं तो वापस से पेड़ लगाना, ग्लेशियर पिघल रहा है तो कोशिश करना कि हम लोग जो ग्लोबल टेम्परेचर आज के समय में बढ़ता जा रहा है उसको हम लोग कंट्रोल करें, जिससे ग्लेशियर वापस जो एक्स्ट्रा पिघल चुके हैं वो एटलीस्ट रुक जाए, और टेम्परेचर धीरे धीरे जैसे जैसे कम होगा वापस ग्लेशियर जमने शुरू हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हम लोग को ये चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा, हम लोग को इन्हांस करना पड़ेगा नेचुरल रिसोर्सेज को, ठीक है ना। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग द नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है ना, बीन डिप्लीटेड एंड डिस्ट्रॉयड, जो डिप्लीटेड हो चुके हैं या डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी सेविंग इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस यूज़ करें, जिससे हम लोग क्या कर पाए, एनर्जी को सेविंग कर पाए। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जब हाइड्रो पावर से इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं तो वहाँ पे जो एक्वेटिक लाइफ होती है ना बेटा, वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो ये चीज़ को हम लोग कम कर पाए। हम लोग कोशिश करें सोलर एनर्जी पे ज़्यादा फोकस करें, जिससे हम लोग क्या कर पाए, जो डायनामो चलने वाली जो साउंड पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है, ये सारे चीज़ों को हम लोग नहीं करेंगे। कोयला को जला के जो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पैदा करते हैं, जिससे हम लोग को बहुत ज़्यादा हैवी लेवल पे एयर पोल्यूशन होता है, वो कंट्रोल में हो जाए। समझ में आया। आगे बात करते हैं। इन द अदर हैंड, प्लांटिंग अ न्यू ट्रीज, नए पेड़ लगाओ, जिससे पुराने पेड़ की जगह जो कट चुके हैं, अपरूटेड हो चुके हैं, काट दिए गए हैं, ठीक है, जो हाईवे वगैरह बनाने के लिए, ठीक है ना, वो पेड़ को लगाओ, ठीक है, जिससे क्या हो सके हम लोग रिस्टोर कर पाए नेचुरल रिसोर्सेज को, इकोलॉजी को, ठीक है ना। ये हमारे पब्लिक अवेयरनेस के बिना, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, मतलब हमारे खुद के प्रयास के बिना ये पॉसिबल नहीं है। ये साउंड सो क्रीपी, समटाइम्स लोग कमेंट करते हैं, अरे ये तो फालतू की ज्ञान बात कर रहा है यार। नहीं, दिस इज़ नॉट अ ज्ञान, दिस इज़ समथिंग जो आपकी ज़िंदगी को ख़त्म कर सकता है, इंसान की बोलते हैं ना अस्तित्व को निपटा सकता है। ओके, तो हमें इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा सीरियस लेना पड़ेगा। अगर नहीं लेंगे तो बेटा कितनी सारी सभ्यता आई और चली गई, हम लोग भी एक समय के बाद चले जाएंगे, ठीक है ना। याद रखना, मदर नेचर कभी किसी की नहीं होती भाई साहब। याद रखना, जिस दिन तुम मदर नेचर को परेशान करोगे, वो तुम्हें जिस दिन बैंड बजा दी संभालने नहीं संभलेगा। ओके, आगे बात करते हैं कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस। मतलब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, केवल एक इंसान के कहने से नहीं होगा, लोगों को सेंसिटिविटी रखनी पड़ेगी, इस बात को लेकर लोगों को सीरियस होना पड़ेगा। ओके, हर एक दूसरे को हम लोग अवेयर करें और हम लोग साथ में मिल करके इस चीज़ के लिए लड़ेंगे। हम लोग अपने इन्वायरमेंट को खुद ही प्रिजर्व करेंगे। कोई हम में से अगर इन्वायरमेंट को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है तो हम लोग उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लें, उसको पनिशमेंट करें, उसको अवेयर करवाएं, और अवेयर नहीं होता तो उसको पनिश करे, क्योंकि भाई उसकी गलती की सज़ा हम सबको मिलेगी। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ओके, याद रखना, मोस्ट ऑफ द लोकल पीपल विलेज में जो होते हैं ना, ट्राइब्स वगैरह, वो इंटीमेट करते हैं नेचर को। देखोगे एक मूवी आया था कांतारा, या फिर देखोगे बहुत सारे हमारे ट्राइब्स वगैरह है ना जो जंगल वगैरह में रहते हैं, तो वो लोग वाइल्ड लाइफ को बहुत ज़्यादा पूजते हैं। इवन हिंदू धर्म में भी देखोगे हम लोग पीपल के पेड़ को, बरगद के पेड़ को बहुत ज़्यादा पूजते हैं। पता है क्यों? क्योंकि बरगद का पेड़ वो पेड़ होता है जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज़ करता है। और तुमको पता है बरगद का पेड़ ऐसे नहीं उगता, वो कौवे की बीट से उगता है। उसका मतलब कौवे जब पॉटी करता है तो उससे वो बरगद का पेड़ उगता है, ना कि तुम्हारा ये किसी बीज से। इसीलिए देखोगे धीरे धीरे कौवे कम हो रहे हैं। मैं अपनी सिटी में बात करता हूँ, मैंने लास्ट टाइम कौवा कब देखा मुझे याद नहीं, मतलब सालों से ऊपर उठ चुका है, कौवा नहीं दिखता है।
जब कौवा ही नहीं रहेगा तो बरगद के पेड़ नए उगेंगे ही नहीं। जब बरगद का पेड़ नया नहीं उगेगा तो ऑक्सीजन रिलीज करने वाला एक वन ऑफ द वैल्यूबल ट्री हमारे बीच में से छूमंतर हो जाएगा। और आप देखोगे मंदिर वगैरह में बरगद के पेड़, पीपल के पेड़ बहुत ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। इवन मनी प्लांट भी आपने सुना होगा, ये भी ऑक्सीजन काफ़ी ज़्यादा रिलीज़ करता है। इसलिए बोला जाता है कि घर में मनी प्लांट लगाना चाहिए, धन आता है। धन तो नहीं पता, लेकिन हाँ ऑक्सीजन जरूर रिलीज़ करता है, वो इतना बेनिफिट तो होता है। ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं हम लोग को इस सब चीज़ को, हम लोग फेथ जो है ना कहीं लॉजिकल फेथ है। हम लोग समटाइम्स फील करते हैं, लोग बोल देते हैं कि ये तो अंधविश्वास है, ऐसा वैसा नहीं है। नहीं, इसके पीछे प्रॉपर साइंस है, और अगर आप इसको जानकारी हासिल करोगे तो आपको भी ये चीज़ पता चलेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम लोग इसको बचाना चाहिए। ठीक है, लोगों का बिलीव होता है कि हम लोग पेड़ वगैरह को बचाएं, और जैसे भी बचाना है बचाओ, बस भाई बचाना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, एंशिएंट ट्रेडिशन में देखो प्रोटेक्ट करना सेवरल प्लांट्स को, जैसे पीपल, बनियान बोला ना, बनियान ट्रीज का मतलब क्या होता है, जैसे बरगद के पेड़ की बात हो रही है। ठीक है, बर्ड्स, मंकी, स्नेक्स को हम लोग क्या करते थे, प्रिजर्व करते। इनफैक्ट पीपल जो पूजा करते थे पेड़ का, बर्ड्स का, एनिमल का हम लोग पूजा करते थे। ठीक है, स्नेक को दूध ऑफर किया जाता था, रोटी ऑफर किया जाता था, काऊ वगैरह को। जिससे क्या होता था, हम लोग कहीं ना कहीं हमारे जो बेसिकली कह सकते हो रिलीजन रिचुअल्स होते थे, इससे का मेन मकसद क्या था, इन लोगों को कंजर्व करके रखने का। अब सर कुछ टिप्स एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो इन एग्जाम पे क्वेश्चन बनेंगे, तो इस पॉइंट पे क्वेश्चन बनेंगे और आपको ये पॉइंट्स को लिख करके आना है, एक एक पॉइंट को लिख के आना, पूरा मार्क्स मिलेगा। जैसे हम लोग को यूज़ करना चाहिए दैट मच वाटर, जितना ज़रूरत है, एक्सेस वाटर का यूज़ नहीं करना है। ठीक है, फॉर्म अ ग्रुप ऑफ वाटर कॉन्शियस पीपल, जो लोग पानी को लेके बहुत सीरियस हो, और उनको फ्रेंड वगैरह में कहीं ना कहीं रिलेटिव वगैरह में बताया जाए कि देखो भाई साहब, हम लोग को पानी ज़्यादा यूज़ नहीं करना, एक दूसरे को पानी ओवर यूज़ करने से, एक्सेस यूज़ करने से रोकना चाहिए। प्रमोट करना होगा हमें वाटर कंजर्वेशन। ठीक है, न्यूज़ लेटर, लोगों को घर पे जाइए, अवेयरनेस फैलाइए। इनकरेज करना चाहिए हम लोग के फैमिली को, लुकिंग फॉर अ न्यू वेज टू कंजर्व द वाटर। हम लोग को नया नया तरीका ढूंढना चाहिए जिससे हम लोग पानी को कंजर्व कर सके। हम लोग को ये तरीका ढूंढना चाहिए, टेक्नोलॉजी डेवलप करना चाहिए। ऑब्वियसली बात है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का हमने नाम सुना होगा। जब वर्षा होती है तो वो पानी को हम लोग कैसे हार्वेस्ट करके, मतलब संभाल के रख सकते हैं, जिससे हम लोग नॉर्मल डेज में उस पानी का यूज़ करें। क्योंकि जो भी बारिश में पानी होती है वो फ्रेश वाटर होती है, और फ्रेश वाटर को हमें हमेशा क्या बोलते हैं, कंजर्व करके रखना चाहिए, ना कि नाले में बहा देना चाहिए। आप देखते हो ना, जो हमारे यहाँ बारिश होती है, कितने लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, शायद ही कोई करता होगा। सारे पानी क्या होते हैं, वेस्ट हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें ये चीज़ को समझना पड़ेगा, कब तक ऐसा हम लोग करेंगे। ठीक है, आगे आता है मेक श्योर दैट पाइप्स इन योर हाउस लीक फ्री। हमारे घर में जो पाइप्स होते हैं, कई बार देखोगे फूट जाते हैं या फिर लीकेज होता है, उसमें से पानी हमेशा वेस्ट हो रहा होता है। तो ये सब चीज़ें ना हो, हमें पाइप हमें इंश्योर करना चाहिए कि हमारा पाइप प्रॉपर अच्छे तरीके से इंस्टॉल्ड हो। डू नॉट लीव द टैप रनिंग, नल को खुला मत छोड़ो। सेविंग करते हो, ब्रश करते हो, देखता हूँ कई लोगों को एक बीमारी होती है कि ब्रश करेंगे तो नल ओपन रहता है, पानी गिरता रहता है उसमें से। तो ये ऐसे मूर्ख और सी कैटेगरी लोग, लिटरली इन लोगों के लिए सी वर्ड निकलता है मेरे मुंह से। तो ऐसे हरकतें नहीं करनी चाहिए, और आपको पानी ज़रूर बचाना चाहिए। समटाइम दिस इज़ बिकम वेरी फ्रस्ट्रेटिंग कि लोग पानी को इस तरीके से मिस हैंडल करते हैं, फिर खुद को ये बोलते हैं कि वो तो समझदार है और पढ़े लिखे हैं। भगवान जी ने कहाँ उनकी पढ़ाई गई, कहाँ उनकी समझदारी गई है। आगे बात करते हैं टिप्स टू कंजर्व द फॉरेस्ट। क्या हमारा टिप्स हो सकता है हम लोग फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए, इस पर भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको ध्यान देना। ठीक है ना, ये हम लोग क्या कर सकते हैं, फार्म लैंड, एग्रीकल्चर लैंड, ये सब जो एरिया होते हैं उनको हम लोग थोड़ा एक लिमिटेड एरिया में रखें, और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्या करें, वहाँ फॉरेस्टिंग करें। पुअर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कम्युनिटीज़ जो है, रिच फॉरेस्ट रिसोर्सेज वहाँ पर लाए जाए, इन्वॉल्व करें हम लोकल लोगों को क्या बैन करना चाहिए इनलीगल पोचिंग, हंटिंग। पोचिंग का मतलब क्या होता है, हंटिंग, जो जानवरों को मारा जाता है उसको नहीं करना चाहिए। हम लोग को इन्फोर्स करना चाहिए रूल्स रेगुलेशन की, अगर जो भी पेड़ वगैरह काटा तो उसके अगेंस्ट सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, फिर कंजर्व ओशन। ओशन को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, तो हम लोग रिड्यूस करके प्लास्टिक यूज। प्लास्टिक क्या होता है, ओशन में फेंका जा रहा है, जिससे क्या होता है वहाँ की एक्वेटिक लाइफ को बर्बाद हो रहा है। प्लास्टिक कभी भी डिकम्पोज नहीं होता है, तो प्लास्टिक को यूज़ रिड्यूस नहीं, मैं तो बोलता हूँ ख़त्म कर देना चाहिए। अगेन कुछ परसेंटेज जगह पे यूज़ करो, अदरवाइज़ ख़त्म करो। और प्लास्टिक को जितनी चाहो उतने, मतलब जितनी बार हो सके उसको रिसाइकल करो, उसको फेंको मत। सस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिसेस करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरे एक एरिया का पूरी मछली को ही ख़त्म कर दिए। फिशिंग करो बट एक लिमिटेड एरिया में करो, जिससे फिश की पूरी जनजाति जो है वही पूरी डिस्टिंक्ट ना हो जाए, मतलब वही विलुप्त ना हो जाए। प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल करो, सपोर्ट करो मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज़ को, और एजुकेट करना लोगों को, सबसे बड़ी बात। ठीक है, आगे आता है हम लोग वाइल्ड लाइफ को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो प्रोटेक्ट करना उनकी हैबिटेट को, जानवर की बहुत ज़्यादा पोचिंग नहीं होनी चाहिए, उनको रिस्टोर करो। ठीक है, वो लोग प्रजनन कर पाए, अपने बच्चों को संभाल पाए, उनके लिए शेल्टर बनाओ। ठीक है, उनको एक शांत जंगल में छोड़ो।
ओके। कॉम्बैट पोचिंग मतलब उनकी जो ट्रैफिकिंग होती है, देखते हो जानवरों को मार के उनकी खाल की ट्रैफिकिंग की जाती है, हाथियों के दांत की ट्रैफिकिंग होती है, ये सब चीज़ें रोकी जाए। प्रमोट करो सस्टेनेबल टूरिज्म, टूरिस्ट लोग जाए तो दूर से देख के आए, बात खत्म हो गया, उनको डिस्टर्ब ना करे। ओके। रिड्यूस करो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को, लोग वाइल्ड लाइफ से जितना दूर रहे उतना बेहतर, जिससे उनको काफ़ी दिक्कत ना हो। एजुकेट करो, इस अगेन लोगों को एजुकेट करना, तो ये लास्ट पॉइंट हमेशा एजुकेट और रेज द अवेयरनेस आप लिख सकते हो एग्जाम में, ये कॉमन पॉइंट हर जगह रहेगा। ठीक है, यहाँ पे भी एजुकेट करो, ठीक है, प्रमोट करो सस्टेनेबल प्रैक्टिस को, कम्युनिटी इंगेजमेंट लाओ, लोगों को इंगेज करो, एडवोकेट करो पॉलिसी चेंजेस को, मतलब उसका समर्थन कीजिए कि नहीं इन सब चीज़ों को बचाने पे हमें काम करना चाहिए। कोलैबोरेट करो अदर लोगों के साथ, एनजीओस वगैरह बनाओ, एकेडमिया बनाओ, जैसे लोगों को अवेयर करो और उसके लिए काम करो। और हमारे देश में ऐसा नहीं है कि ये ऐसा कभी नहीं किया गया, हमारे देश में चिपको मूवमेंट एक चलाया गया था एक समय पर 1970s के टाइम में, जहाँ पे उत्तराखंड में बोला गया था पेड़ कटेगा, तो लोगों ने, वहाँ के जो लोकल लोगों ने थे वो आकर के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गए थे और इन्होंने पेड़ के से कहीं ना कहीं बोला था कि नहीं हम लोग पेड़ को मतलब नहीं कटने देंगे, ठीक है ना। और ये बेसिकली किया गया था, वहाँ पे पेड़ को बचाने के लिए किया गया था, ठीक है, इसको आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थोड़ा है, चिपको मूवमेंट पे क्वेश्चन आ सकता है आपको, तो ध्यान देना, ठीक है। आगे बात करते हैं, इसमें क्या ट्री हग्स, यहाँ पर ट्री को गले लगाया जा रहा था, अपने जैसे परिवार को हम लोग लगाते हैं। एफोरेस्टेशन की बात की गई थी, मतलब एफोरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ों को लगाना, डिफोरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ों को काटना, ठीक है। सस्टेनेबल लिवलीहुड के बारे में बात की गई थी, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस के बारे में बात की गई थी, अब पॉलिसी एडवोकेसी के बारे में बात की गई थी, ठीक है। आगे बात करते हैं, बीज बचाओ आंदोलन आपको देखने को मिलता है, जिसमें हम लोग क्या किए थे, ग्रास रूट मूवमेंट था, जहाँ पे इंडिया फोकस कर रहा था प्रिवेंट करने में ट्रेडिशनल सीड के वैरायटी को। हमारे देश में बहुत सारे विदेशी सीड्स आ रहे थे, तो हमारे जो देश की सीड्स है उसको बचाने में मदद की जा रही थी, जिससे ओरिजिनल जो प्लांट हम लोग बचा सके उसको। गंगा एक्शन प्लान, जिसके तहत गंगा जो नदी है उसको हम लोग पॉल्यूशन फ्री करने की बात कर रहे थे, लेकिन आज तक हमारे देश में गंगा पॉल्यूशन फ्री नहीं हो पाया। गंगा के अंदर बहुत सारे सीवेज, मतलब जो नाले के जो गंदे पानी होती है पूरे शहर के, वो सारे डायरेक्टली गिरा दिया जाता है उनको बिना ट्रीटमेंट किए हुए, बहुत गलत बात है और आज तक ये चीज़ सही नहीं हो पाई है। आप बात करो 1985 की ना, 2025 चल रहा है, अभी तक कुछ ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है ना। जो यहाँ पे होता भी वो नाम के लिए, ऐसा कुछ ट्रीटमेंट प्रॉपरली हो नहीं पाती है, इस वजह से गंगा हो गया, आप नर्मदा रिवर देख लो, यमुना रिवर देख लो, दिल्ली की यमुना रिवर दिखा दो तुम्हारी मूड ख़राब हो जाएगी। मैं दिखाता हूँ, देखो यमुना रिवर पॉल्यूशन, सर्च केवल ये इंटरनेट पे सर्च मारा है, ये नदी की दशा में तुम्हें दिखा रहा हूँ कैसी है। देखो ये नदी है, लिटरली ये नदी है, फोम देखो कितना पॉल्यूशन है यहाँ पे, फोम कितना पॉल्यूशन है, एक वीडियो यहाँ पे चल रहा है। ये नर्मदा रिवर है, लिटरली एक रिवर है ये, ठीक है ना। और ये सोचो ये फोम पॉल्यूशन के कारण है, ब्लैक पानी है यहाँ पे, और ये छठ का दिखा रहा है कि लोग यहाँ पे छठ में पूजा कर रहे थे। ये काला पानी, ये फोम केमिकल है, जहरीला है, जानलेवा है भाई साहब, वॉइस ऑफ अमेरिका का ये रिपोर्टिंग है, ठीक है। तो सोचो हमारे देश की गवर्नमेंट क्या कर रही है। ओके, तो गंगा एक्शन प्लान, जहाँ पे हम लोग नदियों को बेसिकली गंगा को बचा पाएँ, जो अभी तक तो हो नहीं पाया, लेट से फ्यूचर में कभी हो भी पाता है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद रालीगंज सिद्धि, यहाँ पे मॉडर्न इंडियन विलेज है, जहाँ पे यहाँ पे बात करें, रालीगंज सिद्धि एक विलेज है जो पारनार तेलुका कहते अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र में पड़ता है, जो जाना जाता है अपने सक्सेसफुल मॉडल जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर के होती है। यहाँ पे लोग क्या करते हैं, ये ट्रांसफॉर्म किए हैं ड्रॉप प्रोन इम्प्रोवाइज्ड विलेज टू सेल्फ रिलायंट, ये लोग अपने इन्वायरमेंट को, अपने विलेज को सेल्फ रिलायंट इन्होंने बनाया है, ठीक है ना। यहाँ पे लेड बाय द सोशल एक्टिविस्ट जिनका नाम अन्ना हजारे है, ठीक है ना। इन्होंने इंप्लीमेंट करा है वाटर शेड मैनेजमेंट, वहाँ पे सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स यहाँ पे लाए हैं, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस वहाँ पे बनाया है, डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस सिस्टम लाया, जिससे हम लोग क्या कर पाए, वहाँ पे लिवलीहुड इंपावर कर सके हम लोग वुमेन को, और प्रमोट कर सके हॉलिस्टिक डेवलपमेंट को, ठीक है। उसके बाद साइलेंट वैली का भी यहाँ पे बात होती है, जहाँ पे शोर को एकदम कंप्लीट करने के, वहाँ पे नॉइज पॉल्यूशन के अगेंस्ट काम किया गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे यूज़ ऑफ इफ़िशिएंट इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी, हमें वो टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए जो काफ़ी ज़्यादा इको फ्रेंडली हो, जैसे रीन्यूएबल एनर्जी की मैं बात करता हूँ, जहाँ पे विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी पैदा करो, सोलर से करो, हाइड्रो इलेक्ट्रिक करो, बायोमास यूज़ करो, गोबर गैस वगैरह सुना होगा, फॉसिल फ्यूल का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। आगे बात करते हैं, एनर्जी इफिशिएंट अप्लाइंसेस यूज़ करो जो कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करे, ग्रीन बिल्डिंग डिज़ाइन कीजिए, ठीक है ना। उसके बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज़ करो। देखो आज के समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल मुझे पता है कि मार्केट में मिलता है बेटा, बट हमारे देश में 90% या उससे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस की जाती है वो कोल को जला के की जाती है, और जब कोल जलता है तो कहीं ना कहीं पॉल्यूशन होता ही होता है, ठीक है ना। तो उससे जनरेटेड, अगर कोल को जला के कोई अगर बिजली तुम जनरेट कर रहे हो, अब प्लस उस बिजली का तुम यूज़ करते हो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, तो इसका मतलब
मतलब ये कहीं से नहीं है कि तुमने पॉल्यूशन को रोका यार। कहीं ना कहीं तुम गाड़ी चलता है, तुम्हारे गाड़ी से डायरेक्ट पॉल्यूशन निकलता है, यहाँ पे तुम्हारी गाड़ी से बट डायरेक्ट पॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, बल्कि इसकी जगह तुम्हारे यहाँ कोल जल रहा है, उससे पॉल्यूशन हो रहा है, लेकिन हो तो रहा है ना। तो एक तरीके से कान ऐसे पकड़ो या घुमा के पकड़ो, बात तो एक ही है। तो ये गवर्नमेंट को डबल स्टैंडर्ड छोड़ना चाहिए। हमारे देश में लोगों के पास भी सिविक सेंस नहीं है। हमारे देश में जो वोटिंग पड़ती है वो जाति धर्म या पर्सनल इंटरेस्ट के नाम पे ज़्यादा दिया जाता है। डेवलपमेंट पे काश हम लोग वोट करते, अगर ऐसा करते तो हमारे देश के आज़ाद हुए 76 साल हो चुके हैं और दशा बहुत बुरा है। जापान 1944 में आई थिंक उस पर न्यूक्लियर एटॉमिक बॉम्ब गिराया गया था, मुझे याद है, ठीक है ना। आई थिंक ये ईयर 1944 ही था, जहाँ पे वर्ल्ड वॉर 2 की मैं बात कर रहा हूँ। और उसके बाद न्यूक्लियर वेपन जहाँ पे गिरा है, ठीक है, जहाँ पे लोग मर रहे हैं, जहाँ पे लोग की स्किन पिघल रही है, वहाँ से जापान उठ करके वर्ल्ड का सबसे डेवलप कंट्री बना, ठीक है। आबादी हमसे कम, सब कुछ कम, रिसोर्सेज कम, वहाँ पे एग्रीकल्चर के नाम पे कुछ भी नहीं है, ज़्यादातर लोग इंपोर्ट करते हैं, सी फूड पे तो वो डिपेंड करते हैं। लेकिन इंडिया जिसके पास खुद का एग्रीकल्चर था, सब कुछ था। आई नो अंग्रेजों ने हमें भी लूटा, 1947 में हमने भी स्टार्ट किया, लेकिन एटलीस्ट हम पे न्यूक्लियर बम तो नहीं गिराया गया था। हमारे पास स्टिल मौका था, हम लोग आगे दुनिया में बढ़ते, बट हम लोग नहीं बढ़ पाए, ठीक है। हम लोग ने क्या किया, हमारे लोगों ने क्या किया, हमारे लोगों ने 140 करोड़ का जनसंख्या पैदा किया, वर्ल्ड का मोस्ट लार्जेस्ट जनसंख्या वाला कंट्री बनाया। हमारे देश में क्या किया गया, एयर पोल्यूशन डाला गया, हमारे देश में करप्शन डाला गया, हमारे देश में जातिवाद धर्मवाद ये सब डाला गया, हमारे देश में लैंड डिग्रेडेशन की गई, हमारे देश में हर वो चीज़ की गई जो हमारी जनरेशन के लिए ख़राब है। आज बोला जाता है जेन जीज बहुत बेकार लोग हैं, तमीज़ से बात नहीं करते। क्या हमारे जो ऊपर वाले जनरेशन थे क्या सही से काम किए हैं? कुछ भी एक ढंग का काम करके गए हों जिससे हम लोग देश को बोल सके कि हमारे देश ने कुछ अच्छा किया हो? बिल्कुल भी नहीं। अगेन देयर आर समथिंग, बट मेजर चीज़ें तो यही है। तो ऐसा नहीं है, जहाँ पे दूसरे देश बेटर परफॉर्म कर रहे थे आपको भी करना चाहिए था, लेकिन हम लोगों ने नहीं किया। वाटर कंजर्वेशन टेक्नोलॉजीज हमारे पास डेवलप करने चाहिए, जहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग वगैरह हो, जिसके बारे में मैंने अभी कुछ देर पहले आपसे बात किया है। वेस्ट रिडक्शन रिसाइकलिंग की बात होती है, हम लोग वेस्ट को कम करें, रिसाइकल करें ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट को। स्मार्ट ग्रिड एनर्जी स्टोरेज बनाएं, जहाँ पर हम लोग एनर्जी को स्टोर करके रख सकें। प्रिसाइजन कहते हैं, प्रिसाइजन एग्रीकल्चर का यूज़ करें, जहाँ पे टेक्नोलॉजी यूज़ करें, जैसे जीपीएस इनेबल इक्विपमेंट यूज़ किया जाए, रिमोट सेंसिंग किया जाए, डेटा एनालिटिक्स का यूज़ किया जाए, ठीक है ना। और हम लोग केमिकल इनपुट को कम यूज़ करें और इन्हांस करें, हम लोग क्रॉप बिल्डिंग, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े, हमारे पैदावार बढ़े बिना किसी हार्मफुल चीज़ों का, जैसे सॉइल इरोजन जो होता है वो क्या हो, कम हो, और वाटर पोल्यूशन भी कम हो। फॉरेस्ट मॉनिटरिंग करें, मैनेजमेंट करें फॉरेस्ट का, ग्रीन केमिस्ट्री, सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग का यूज़ करें, ठीक है। आगे आता है सस्टेनेबल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। जैसे सस्टेनेबल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, हम लोग रिसोर्स को इस तरीके से यूज़ करें जिससे क्या हो, इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुँचे, इनको कंजर्व करते यूज़ करें, इफ़िशिएंट तरीके से यूज़ कर सकें, ठीक है, बार बार यूज़ करें, रीन्यू करके यूज़ करें, ठीक है, लॉन्ग टर्म अवेलेबिलिटी के लिए। इक्विटी मतलब इंश्योर करें इक्विटेबल एक्सेस टू द रिसोर्सेज, बेनिफिट टू द प्रेजेंट लाइन एंड फ्यूचर जनरेशन। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, वाटर जो होता है ना, फ्रेश वाटर, हमारे जो ऊपर के जनरेशन है उन्होंने पूरा यूज़ कर लिया, हमारे लिए केवल पॉल्यूटेड वाटर छोड़ा है। अभी ऊपर बात करा हमने, एयर पूरा उन्होंने यूज़ किया, अब हमारे लिए पॉल्यूटेड एयर छोड़ा है। फिर बोलते हैं कि जेनजीज हमें रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते, क्यों करे ऐसा, तुमने क्या किया है जो रिस्पेक्ट किया जाए, ठीक है। तो मैंने एक पॉइंट मैंने बोला, अपना शेयर किया, अगेन दिस इज़ माय पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, इससे कोई भी ऑफेंड होने वाली बात नहीं है, अगर तुम हो रहे तो इट्स योर प्रॉब्लम, दैट्स इट, ओके। तो आगे बात करते हैं इंटीग्रेशन की। मैं बात कर रहा हूँ, आप इंटीग्रेट कीजिए ह्यूमन, इन्वायरमेंटल, सोशल, इकोनॉमिक कंसिडरेशंस को, अडेप्ट कीजिए, बिल्डिंग रिलायंस एंड अडेप्टिबिलिटी को, ठीक है ना। फिर स्टुअर्डशिप कहते हैं, स्टीवर्डशिप लीजिए, मतलब प्रैक्टिस कीजिए आप रिस्पॉन्सिबल स्टीवर्डशिप ऑफ द रिसोर्सेज बाय द इंडिविजुअल, कम्युनिटीज़, बिजनेस एंड गवर्नमेंट टू सेफगार्ड द, मतलब सभी को एक साथ आकर के भाई मेहनत करना पड़ेगा बचाने के लिए, ठीक है। अब सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की मैं बात करता हूँ, सॉइल कंजर्व कीजिए, वाटर मैनेजमेंट कीजिए, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं कंजर्वेशन कीजिए। बायोडाइवर्सिटी का मतलब बेसिकली क्या होता है, वैरायटी की बात होती है यहाँ पे, क्रॉप डाइवर्सिटी, ठीक है ना, एग्रो फॉरेस्ट्री कीजिए, फॉरेस्ट्री कीजिए, हैबिट रिस्टोरेशन कीजिए, हैबिटेट मतलब जीवों को बचाइए, इंटीग्रेट कीजिए पीस्ट मैनेजमेंट टू सपोर्ट द इकोसिस्टम सर्विस एंड बायोलॉजिकल कंट्रोल्स, ओके। आगे बात करता है नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, यहाँ पर नेचुरल रिसोर्स को अच्छे तरीके से मैनेज कीजिए, क्लाइमेट रिलेशंस कीजिए, मतलब ऐसे हरकतें मत करो जिससे क्लाइमेट बर्बाद हो। अभी बोला मैंने, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिससे क्या होगा, हमारे देश में सुनामी वगैरह आने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है, भूकंप वगैरह आता है, तो करो जैसा करोगे वैसा भुगतोगे, सिंपल सी बात है। बट बीइंग अ जेनजीज, देखो हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी, और वो क्या सर, वो ये बेटा कि हम लोग अपने पानी वानी को भाई अभी से सुधर जाओ, अभी से हम लोग रिस्टोर कर सकते हैं। चीज़ें बिगड़ी हैं बट इतनी नहीं कि वो रिवर्स ना हो सके, मेहनत लगेगा बट करना पड़ेगा, तो ये हमारे और आपके हाथ में है।
ठीक है, जिन्होंने जो करना था कर लिया। एक जनरेशन वो भी थी जिन्होंने अंग्रेज़ों से लड़के आज़ादी दिलाई, फिर एक जनरेशन वो भी थी जो बच्चे पैदा करके 140 करोड़ पहुंचा दिया, रादर देन हमारे यहाँ रिसोर्सेज को बनाने के। तो गलत है ये, ठीक है। आगे बात करते हैं सस्टेनेबल यूज़ ऑफ वाटर। आगे बात करते हैं जैसे यहाँ पे वाटर कहते हैं कंजर्वेशन का बात होता है, इकोसिस्टम प्रोटेक्शन की बात की जाती है, इंटीग्रेटेड वाटर हाउस रिसोर्स मैनेजमेंट की बात हो जाती है। फिर वही बात आता है कंसिडर करना सोशल इकोनॉमिक, सबको एक साथ आएंगे, प्रमोट करेंगे पार्टिसिपेशन कोलैबोरेशन, जिससे हम लोग पानी को बचा सकें। पॉल्यूशन प्रिवेंशन के लिए हम लोग काम करें, जैसे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट करें, पॉल्यूशन अवॉइडमेंट करें। देखो बचपन से पढ़ते आए हो ना, ठीक है, तो इसलिए आप खुद भी पढ़ोगे, सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ओके, आगे आता है सुटेबल यूज़ ऑफ एनर्जी। हम लोग एनर्जी को इफिशिएंटली यूज़ करें, रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करें, डिसेंट्रलाइजेशन करें, प्रमोट करें हम लोग डिसेंट्रलाइज एनर्जी सिस्टम, लोकल रिन्यूएबल एनर्जी सोल्यूशन पे ज़्यादा फोकस करें हम लोग, इलेक्ट्रिफिकेशन करें, ठीक है, इनकरेज करें हम लोग इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जैसे पेट्रोल वगैरह का यूज़ करते हैं, जैसे एयर पोल्यूशन होता है वो कम हो जाए। देखोगे पहले ट्रेन भी हमारे देश में ना वो छुक छुक वाली चलती थी, डीजल वाली गाड़ी चलती थी, बट आज के समय इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है। फिर एनर्जी एक्सेस करवाएं हम लोग सभी लोगों को, ठीक है। इन्वायरमेंटल वैल्यूज़ एंड एथिक्स की बात करते हैं, तो देखो इन्वायरमेंटल वैल्यू एंड एथिक्स की जब बात होती है तो ये एम्फसाइज करता है सेट ऑफ प्रिंसिपल या बिलीव जो गाइड करता है कि इंडिविजुअल कम्युनिटीज़ सोसाइटीज़ को इंटरेक्ट करने के लिए नेचुरल वर्ल्ड में। ये प्रमोट करता है स्टewardship ऑफ एनवायरमेंट। दिस वैल्यूज एम्फसाइज ऑन द इंट्रिंसिक वर्थ ऑफ नेचर एंड इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ द लिविंग बीइंग एंड द मोरल। मतलब बेसिकली क्या होता है कि एक वैल्यू बताता है कि खुद के अंदर ये सोच होना कि भाई हम अपने इन्वायरमेंट को बचाएं, दैट्स इट। सिंपल सी बात है, अपना मदर अर्थ को हम लोग क्या करें, सेफ गार्ड करें, ठीक है। इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ नेचर मतलब क्या, ये रिकॉग्नाइज करता है इनहेरेंट वर्थ डिजिग्निटी ऑफ ऑल लिविंग बीइंग, बोलता है आपका कर्तव्य है भाई साहब, ठीक है ना। आप बोलते हैं ना दिल से आवाज़ उठे कि हम अपने अर्थ को बचाएंगे, अपने इन्वायरमेंट को बचाएंगे। ये इंटरकनेक्टेडनेस एंड इंटरडिपेंडेंस, क्योंकि देखो हम लोग ऐसा नहीं है कि अगर हम लोग भाई इन्वायरमेंट को नहीं बचाएंगे तो मेरा क्या जा रहा है, दैट्स नॉट माई पर्सनल प्रॉब्लम। भाई तेरा है पर्सनल प्रॉब्लम, लिपट जाएगा तू भी। तो सभी आपस में क्या है बेटा, कनेक्टेड है। सुटेबिलिटी एंड स्टेवर्डशिप मतलब कि प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबल रिसोर्स मैनेजमेंट, इकोलॉजिकल स्टेवर्डशिप टू इंश्योर द लॉन्ग टर्म हेल्थ। हम लोग क्यों बचाए भाई, लॉन्ग टर्म हमारी ही हेल्थ रहे, अच्छा अर्थ की नेचुरल सिस्टम बायोडाइवर्सिटी बनी रहे, इसलिए हमको सस्टेनेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ना होगा। सस्टेनेबिलिटी का सिंपल सा मतलब होता है भाई साहब हमारे जो नेचुरल रिसोर्स को ऐसे यूज़ करो जैसे नेचर को नुकसान ना पहुँचे या फिर कम से कम पहुँचे, ठीक है। रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड बायोडाइवर्सिटी, सभी को रहने का हक है, किसी जानवर को किसी सभी को हमें प्रोटेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है ना। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, हम लोग पहले से ही कुछ गड़बड़ी ना हो इसलिए हम लोग पहले से प्रिकॉशन पे काम करें। जस्टिस एंड इक्वालिटी पे फोकस करें हम लोग, ठीक है। इंटर जनरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे देखें। इथिकल कंसिडरेशन इन डिसीजन मेकिंग, रिस्टोर करें हम लोग, रीजनरेट करें जो चीज़ें पुराने खत्म हो गए हैं। कल्चर एंड स्पिरिचुअल कनेक्शंस को भी देखें, लोग या पेड़ वगैरह को पूछते हैं तो ये बहुत अच्छा करते हैं, एटलीस्ट इससे क्या होता है पेड़ वगैरह सेफ तो रहता है ना, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि हमारे देश में कोई एक्ट नहीं है, कानून नहीं है, हमारे देश में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है 1896 का, ठीक है। इसके अंदर काफ़ी अच्छे तरीके से बोला गया है कि हम लोग क्या करेंगे, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे। हाउएवर कितनी प्रोटेक्शन हो रखी है आप घर के बाहर निकल के देख सकते हो। आप सांस लेके वाटर कहते, अभी मैं बताता हूँ एयर क्वालिटी इंडेक्स में चेक करवाता हूँ, तुम्हें दिखाता हूँ एयर क्वालिटी इंडेक्स। अपने शहर का क्या करना है तुम्हें, एयर क्वालिटी इंडेक्स चेक करना है। अरे भाई चलो मैं अपने शहर का बताता हूँ, एयर क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है ना। वाराणसी मेरा शहर बनारस है, ठीक है, उत्तर प्रदेश। देखोगे एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर मैं बात करता हूँ तो 90 है, सोचो 90 है हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स। कहाँ गया यार, टेम्परेचर 26 है, समय कितना हो रहा है, ये टाइम भी दिखाता है क्या, चलो खैर जो भी है। ह्यूमिडिटी एयर क्वालिटी देखो 56 पे है। अब ये होना कितना चाहिए था आपको, 16 पे 12 पे होना चाहिए था, 56 पे। और दिन के समय तो ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। अभी की टाइम में बता देता हूँ तुमको, टाइम कितना हो रहा है अभी टाइम की, एक मिनट रुक जाओ, टाइम कितना हो रहा है अभी राइट नाउ। अगर मैं टाइम तुम्हें सर्च करूँ तो देखो रात को 1:53 हो रहा है, 17 सितंबर 2025 की डेट है। मैं आपको रात को ऑलमोस्ट 2 बजे आपके लिए रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ये लास्ट लेक्चर। तो यार प्लीज़ फीडबैक देना, रात भर के मेहनत करा है हमने तुम्हारे लिए, ठीक है। दिन में मुझे क्लास लेना पड़ता है, मैंने आपको बताया ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ, तो मुझे रात को ही समय मिलता है रिकॉर्ड करने के लिए। दैट्स वाई मैंने रात को ही डिसाइड किया कि अपने नींद को सेक्रीफाइस करके आप लोगों के लिए थोड़ा कुछ करूँ। तो बताना कैसा लगा,
हाउएवर अभी देखा एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में बताया, पॉल्यूशन लेवल में बताता हूँ। ठीक है, 91 मॉडरेट माना जाता है, हाउएवर बहुत कम हो तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, लेकिन अब जो भी बोल लो, ये हम लोग सिगरेट्स नहीं पीते बेटा, बट ये रात को 2 बजे का समय है, दिन में 2 बजे चेक करूँगा तो अलग ही लेवल पे चलता है ही। ठीक है, तो ये भी वाला फैक्टर होता है। आप अपने शहर का जरूर चेक करना, मुझे बताना कि आप किस शहर से ये वीडियो को देख रहे हो, मेरे लेक्चर को, जिससे मुझे अच्छा लगेगा जान के कि कहाँ कहाँ से लोग मुझसे मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और बताना प्लीज़ यार, और वो भी बताना कि कितना इंडेक्स वगैरह है आपका एयर क्वालिटी, जिससे अच्छा लगेगा। बस कमेंट में हम लोग मज़े लेंगे और क्या। ठीक है, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, इसके लेकर के रूल बना सकती है, रेगुलेशन बना सकती है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए इम्फोसाइज कर सकती है, ऑथोराइज कर सकती है मॉनिटरिंग को। ठीक है ना, इसके लिए मेजर्स ले सकती है। मान लो कोई पोचिंग वगैरह कर रहा है, गाइडलाइंस वगैरह इशू कर सकती है, लोगों को सजा दे सकती है, कोऑर्डिनेट कर सकती है। लोगों को गवर्नमेंट बोलती है ना कि आप भी हमारे साथ कॉपरेट कीजिए, पब्लिक के साथ, लोकल कम्युनिटीज़ के साथ, जिससे हम लोग क्या कर पाए, अपने इन्वायरमेंट को बचा पाए। पेनल्टी वगैरह लगा सकती है, सजा दे सकती है अगर आप इसका अवेल ना करते हो तो। ठीक है ना। अब देखो, सेंट्रल पॉल्यूशन सेंट्रल बोर्ड हमारे यहाँ बनाई गया, जिसको CPCB बोलते हैं, CPCB, जिसका नाम है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इसका काम होता है पॉल्यूशन को कंट्रोल को लेकर के काम करना। ये क्या करती है, जो ऊपर बात बताया ना, वही गवर्नमेंट के बिहाफ पे ये सारा काम करती है। ठीक है, इसको आप थोड़ा देख लेना, और दैट्स इट, हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। जो ऊपर बात करा ये सेम चीज़ है, कॉपी पेस्ट है, नथिंग एल्स। ओके, इंटरनेशनल कॉपरेशन वगैरह को देखना, पॉलिसी एडवाइस वगैरह निकालना, सेम चीज़ है। ठीक है ना। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। मैंने वन शॉट रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से करवाया है, रेगुलर लेक्चर था नहीं तो एक भी लाइन में नहीं छोड़ता हूँ। ठीक है, अच्छे से पढ़ाता हूँ, बिकॉज ये रिवीजन लेक्चर है, तो रिवीजन ही मेरा पर्सपेक्टिव होगा। जो बच्चा एग्जाम के पहले देख रहा है या रिवीजन करने के लिए देख रहा है, उसकी कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाएगी। हाउएवर तुम फर्स्ट टाइम भी देख रहे हो तो तुम 2-3 बार इस वीडियो को देखोगे, तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, अगर तुम बेटा देखो इसकी PDF चाहते हो, इस बुक की PDF चाहते हो, तो मैं बोलूँगा वेदत ऐप में जाना। ठीक है, वेदत लर्निंग ऐप को डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे जाके ICSE सेक्शन में जाना, क्लास 10 आपको कॉमर्शियल स्टडीज़ में आपको ये नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, PDF में आप यूज़ कर सकते हो, बट वो रीड ओनली मोड में रहेगा। ठीक है, रीड ओनली मोड का मतलब आप उसको पढ़ सकते हो, बुक मार्क कर सकते हो, बट उसको डाउनलोड करके प्रिंट नहीं निकलवा सकते। ठीक है ना। ओके, रीज़न बिंग कि बेटा बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है एक बुक को बनाने में, तो वो मैं आपको नहीं दे सकता डायरेक्टली डाउनलोड करने के लिए, और हमारी पॉलिसी ही नहीं है। लेकिन हाँ देखो, ICSE 10th में जाओगे, 10th में जाके कोर्स कंटेंट में देखो, यहाँ पे तुम्हारे लिए अपलोडेड, सॉरी कहाँ गया, ये वाला अपलोडेड है। कॉमर्शियल एप्लीकेशन की भी बुक अपलोडेड है, तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हो अगर आपके दोस्त वगैरह हैं तो। 9th की भी मैंने अपलोड कर रखी है, यहाँ पे देखोगे 9th में भी आपको 9th के कंटेंट मिल जाएंगे। ओके, यहाँ पे कंटेंट में जाओगे तो। हाउएवर अभी हम लोग यहाँ पे आते हैं, ये रहा। अगर किसी बच्चों को लगता है कि नहीं सर मुझे हार्ड कॉपी बाय करना है, तो 6388556077 ये मोबाइल नंबर नोट कर लो। इस पर क्या करना, आपको व्हाट्सएप करना है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है हमारी टीम का। आपको इस व्हाट्सएप पे करके बोलना है कि बेटा मतलब सर मैम कि मुझे ये बुक हार्ड कॉपी में चाहिए। देखो बेटा, ये हार्ड कॉपी आपको कलर फॉर्मेट में मिलेगी, कभी भी डाउट में मत रहना, ब्लैक एंड व्हाइट आपको कभी नहीं मिलेगा। ठीक है ना। ओके, तो हार्ड कॉपी मिलेगा, प्लस इसके साथ क्वेश्चन भी मिलेंगे। हर एक चैप्टर के पीछे अच्छा खासा क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे को लगता है PYQs वगैरह, वो आप मैंने डाल रखे हैं। तो उस क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करोगे तो मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, बूस्ट हो जाएगा, जो ऐप के अंदर अपलोडेड नहीं है। बिकॉज कोई बच्चा खरीद रहा था, उसको कुछ एक्स्ट्रा मिलना चाहिए ना, तो ये एक्स्ट्रा मिलता है। प्लस आपको PYQs दिए जाएंगे, लेकिन ये PYQs जो होंगे वो PDF में आपके साथ शेयर किया जाएगा। ठीक है, आपको हार्ड कॉपी नहीं दिया जाएगा। बाकी ये सारे जो होंगे आपके पास हार्ड कॉपी होंगे, और आपके घर पे 3 से 4 दिन है, वो भी डिपेंड करता है, कुछ दिनों में आपके घर पे डिलीवर कर दिया जाता है। आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो। बुक की प्राइस कितनी है बेटा, 500 है। क्यों सर, क्योंकि हमारे पास 200 रुपये तो भाई डिलीवरी चार्जेस लग जाते हैं। DTDC से हम लोग डिलीवर करते हैं, जिससे आपके फास्ट डिलीवरी हो सके, इसलिए 200 उसका चार्ज लगता है। प्लस पैकेजिंग कॉस्ट 50 लग गया, 250 तो ये लग गया भाई साहब, प्लस 250 हमारी प्रिंटिंग कॉस्ट है, उससे ज़्यादा ही प्रिंटिंग कॉस्ट पड़ती है भाई साहब। ठीक है ना। तो ले दे के भाई साहब हम लोग लॉस में ही रहते हैं, तो ये मत समझना सर 500 रुपये बहुत ज़्यादा ले रहे हो, असल में हम लोग लॉस में ही हैं। ठीक है, लेट मी वेरी क्लियर विथ यू। तो ऐसा है, क्योंकि देखो रीजन है, हम लोग यहाँ पे CBSE नहीं है ना, जहाँ पे हम लोग 1-2 हज़ार पीस बुक प्रिंट करके बैठे हुए हैं। ठीक है ना। कुल मिला के पूरी 10th की वैल्यू देखोगे तो 1 लाख के आसपास बच्चे जो पूरी क्लास 10th देते हैं ICSE बोर्ड से, जिसमें कॉमर्शियल स्टडीज़ कितने कम बच्चे ले रखे होते हैं, तो मेरे पास प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इस वजह से दिक्कत होती है। तो अल्टीमेटली, नहीं तो अदरवाइज इसकी प्राइस 300 रुपये या उससे भी कम होती, क्योंकि प्रोडक्शन जब बल्क में करवाते हैं तो कम चार्जेस लगता है। और हम लोग अब ब्लैक एंड वाइट में करवाना नहीं चाहता, कभी भी ब्लैक एंड वाइट पसंद ही नहीं करता, इतनी मेहनत
से बुक बनाइए, कलर भी ना दे पाऊँ तुम्हें तो क्या ही मतलब, ठीक है। तो मैंने ब्लैक एंड वाइट में नहीं दूंगा तुम्हें, कलर में दूंगा, तो तुम्हें मज़ा आएगा पढ़ने में भी, लर्निंग एक्सपीरियंस भी अच्छी होनी चाहिए। और फर्स्ट टाइम 10 दे रहे हो, ज़िंदगी में एक बार देना, हर साल तो देना नहीं है। 500 रुपये बहुत बड़ी बात नहीं होती है। ICSE बोर्ड में देखोगे 7-8 हज़ार रुपये पर मंथ तो फीस देते हो, जहाँ पे कोई पढ़ाई नहीं होती है बच्चों की, ठीक है। स्कूल के टीचर 100 में बोल सकते हैं ना, 95 टीचर, 95% टीचर बस ऐसे ही टाइम पास करते हैं, 5% टीचर पढ़ाते भी है स्कूल्स में, चाहे वो CBSE हो या फिर ICSE हो। ये तो वेल नोन बातें हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना। ये लास्ट लेक्चर था इस पूरे कोर्स का हमारा, ठीक है। तो बताना यार, तुम्हारा अगर एक लेक्चर तुमने देखा तो प्लीज़ अपना फीडबैक शेयर करना मेरे साथ, मुझे अच्छा लगेगा आपका फीडबैक जान के। आई डोंट नो तुम इस अभी तक ये वीडियो देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो। अगर देख रहे हो, इस समय तक देख रहे हो, तो प्लीज़ यार खुद के लिए ताली बजाना, बिकॉज तुमने पूरे चैप्टर 1 से 15 तक मेरे साथ रहा है तुमने, ठीक है। तुमने देखा होगा काफ़ी सारे अप डाउन्स वगैरह आया, मैंने काफ़ी डिस्कस किया बीच में, आप लोगों से मैं बीच बीच में बात भी करता रहता हूँ। और ये आखिरी बात होगा हमारा इस कोर्स का। हावेवर हम लोग रेगुलर कोर्स में मिलना करेंगे। आप लोग वेदर.com पे चेकआउट करना। मुझे नहीं पता तुम 2026 में, 27 में, 28 में कब ये वीडियो देख रहे हो, बट इतना जरूर बोलूँगा, वेबसाइट पे ज़रूर चेक करना, ओके। आप वहाँ पे कोर्सेस मेरे चेकआउट कर सकते हो। अगर उस समय अवेलेबल होंगी तो ज़रूर से ज्वाइन करना। मैं चाहूँगा मैं तुमसे रेगुलर बेसिस में पढ़ाई करूँ, मैं तुमसे बात करूँ, और किस सिटी से ज़रूर बताना, मुझे अच्छा लगेगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में और किसी नए क्लास में नए सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। और टिल देन गुड बाय। और आपका मार्क्स कितना है एग्ज़ाम में वो भी बताना। बोर्ड देने जाने वाले हो ना, प्लीज़ मार्क्स शेयर करना, क्योंकि लास्ट ईयर मुझे पता है 98 मार्क्स हाईएस्ट था। तो आई वांट कि तुम लोग भी इसको तोड़ो, आउट ऑफ 100 100 लाओ, 99 लिया, मज़ा आ जाएगा यार, ठीक है। तो बाय बाय।